हेलो एवरीवन, मैं हुशिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी कॉमर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये इसका पार्ट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाय whom द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट वाज गिवन। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट इट इज डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। ऑप्शंस हैं टेलर, फ्योल, मेयो या फिर शेल्डन। जब ये डेफिनेशन आपके सामने आए कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट इट इज डन इन बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, तो ये डेफिनेशन दी गई है बाय F.W. टेलर। तो यहाँ पहला ऑप्शन सही होगा, दैट दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय F.W. टेलर। ही इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. Some of his famous books are The Principles of Scientific Management. This was written in the year 1911. Another is Shop Management. This was written in 1903. A Piece Rate System. This was written in the year 1895. So these are some of the books given by F.W. Taylor, Frederick Winslow Taylor. So F.W. Taylor emphasized on the use of scientific management. That is, everything should be scientifically decided, not on the basis of rule of thumb. That is, कोई भी चीज हिट एंड ट्रायल मेथड पर नहीं होनी चाहिए. Everything should be scientifically decided, scientifically planned. Next question है, McGregor has propounded theory X, theory Y, both A and B, या फिर none of these. तो देखिए, जो ये थियरीज हैं X एंड Y, ये मोटिवेशन की थियरीज हैं. तो ये जो वर्ड है मोटिवेशन, दिस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मूवर. लैटिन वर्ड मूवर, जिसका मतलब होता है टू मूव. तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज अ फोर्स विच मेक्स अ पर्सन टू मूव और बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे. एक व्यक्ति को किसी एक पर्टिकुलर वे में मूव या बिहेव कराती है जो फोर्स, उसे हम मोटिवेशन कहते हैं. यानी एक ऐसी टेक्निक है जो किसी को एंकरेज करती है कि वो अपना बेस्ट एफर्ट यूज करे ताकि जो प्री सेट गोल है, जो प्री डिटरमाइंड गोल है, उसको अचीव किया जा सके. सिंपल टर्म्स में हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो किसी को स्टिमुलेट करती है या इंस्पायर करती है डिजायर्ड एक्शन लाने के लिए, ताकि जो गोल है उसको हम इफेक्टिवली अचीव कर सके. डगलस मैकग्रेगर, इन्होंने ही ये दोनों थियरीज दी है, थियरी एक्स एंड थियरी वाई. थियरी एक्स एंड थियरी वाई को कहा जाता है दैट दे आर टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन. ये क्या है? अल्टरनेटिवली कॉन्ट्रास्टिंग अजम्पशंस या जनरलाइजेशन है रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क. जो थियरी एक्स है ये एक ट्रेडिशनल मैनेजमेंट फिलॉसफी है. दिस इज ट्रेडिशनल मैनेजमेंट फिलॉसफी, while theory Y is a modern management philosophy, जो डिफाइन करती है वर्कर्स की अप्रोच को टुवर्ड्स द वर्क. और एक चीज यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे, थियरी एक्स क्या है? एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव है. दिस इज अ नेगेटिव पर्सपेक्टिव और नेगेटिव थियरी, while the Y theory, this one is the positive aspect or a positive theory. जो थियरी एक्स है, दिस इज बेस्ड अपॉन दी ट्रेडिशनल थिंकर्स. जो ट्रेडिशनल या क्लासिकल थिंकर्स हैं जैसे कि टेलर, ये इन लोगों की फिलॉसफी पर बेस्ड है. दैट सेज मनी क्या है? ये बिगेस्ट मोटिवेटर है. मॉनेटरी इंसेंटिव प्रोवाइड करना ही मोटिवेशन देता है टू दी वर्कर. दूसरा, अगर हमको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो जो अथॉरिटी है वो क्या होनी चाहिए? सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए. सेंट्रलाइजेशन पर बिलीव करता है. जॉब स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए. प्रॉपर चेन ऑफ कमांड शुड बी फॉलोड. तो ये सारी चीजें यहाँ पर थियरी एक्स में बिलीव की गई. प्लस परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, रिवॉर्ड और पनिशमेंट का जो सिस्टम है वो यूज किया जाता है. तो ये जो ट्रेडिशनल क्लासिकल थिंकर्स थे, उनकी जो
थियरी थी, उनकी जो थिंकिंग थी, उसी पे थियरी एक्स बेस्ड था। अब थियरी एक्स के कुछ मेन अजम्पशंस हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो पहला क्या है कि द एम्प्लॉयज बाय नेचर दे आर लेजी। थियरी एक्स सेज दैट एम्प्लॉयज बाय नेचर क्या होते हैं, लेजी होते हैं, वो खुद से काम नहीं करना चाहते, वो वर्क को अवॉइड करते हैं, वो शो करते हैं दे वांट टू बी रिमेन बिजी विजिबल, यानी वो दिखाने की कोशिश करते हैं दैट दे आर बिजी बट एक्चुअली दे ट्राई टू एस्केप फ्रॉम दी वर्क। दूसरा है दैट द एम्प्लॉयज नीड्स टू बी एक्सटर्नली कंट्रोल्ड। जो एम्प्लॉयज हैं दे नीड टू बी एक्सटर्नली कंट्रोल्ड, यानी उनको क्लोज सुपरविजन की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे एक्सटर्नली कंट्रोल्ड का मतलब होता है कि सुपरविजन, उनको क्या चाहिए, सुपरविजन की जरूरत पड़ती है फॉर परफॉर्मिंग द जॉब, दे सीक सुपरविजन ऑल द टाइम। नेक्स्ट इज मॉनेटरी रिवॉर्ड इज इंपॉर्टेंट। एक एम्प्लॉय को अगर हमको मोटिवेट करना है तो वी हैव टू प्रोवाइड हिम विद मॉनेटरी रिवॉर्ड। मॉनेटरी रिवॉर्ड जैसे बोनस दिया जा सकता है, तभी हाईएस्ट परफॉर्मेंस आती है। नेक्स्ट है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं करना चाहते, दे डोंट वांट टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड दे ऑलवेज सीक डायरेक्शन, कि कब हमको क्या करना है वो बताया जाए, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो शेयर करना नहीं चाहते हैं। एंड एम्प्लॉयज आर नॉट एम्बिशियस, इनके हिसाब से एम्प्लॉयज एम्बिशियस नहीं होते हैं और लीड नहीं करना चाहते, दे डू नॉट वांट टू बी इन द पोजीशन ऑफ लीडर, दे ऑलवेज वांट टू बी लेड, कि उनको कोई लीड करे, वो लीड खुद नहीं करना चाहते। इसके अलावा दे आर सेल्फ सेंटर्ड, ऑर्गेनाइजेशन के बजाय ये अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, इनडिफरेंट होते हैं टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इसके अलावा दे आर नॉट इंटेलिजेंट एंड दे लैक इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। इसके अलावा दे डू नॉट लाइक चेंज एंड दे रेजिस्ट द चेंज। जो एम्प्लॉयज हैं वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं और रेजिस्ट करते हैं जब भी कोई चेंज आता है। तो बेसिकली ये अप्रोच एम्प्लॉयज को लेजी, इमेच्योर, नॉन लीडर, नॉन एम्बिशियस, सेल्फ सेंटर्ड, इस तरीके की बातें एम्प्लॉय के बारे में यहाँ पर कही गई हैं। आगे बढ़ने से पहले ये भी हम ध्यान रखेंगे कि थियरी एक्स और थियरी वाई, जो ये एक्स वाई जो नाम है, देयर इज नो पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस ऑफ एक्स एंड वाई नेम, ये इस तरीके से बस नाम रखा गया है। थियरी एक्स दिया तो अगला नाम थियरी वाई आ गई, लेकिन कोई ऐसी सिग्निफिकेंस नहीं है कि एक्स वर्ड का कोई मतलब है या वाई वर्ड का कोई यहाँ पर मतलब होता है। नेक्स्ट इज थियरी वाई। अब थियरी एक्स के क्रिटिसिज्म इनको मिला तो इन्होंने इसका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव बताया। पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में क्या बताया, थियरी वाई। तो जो चीजें इन्होंने नेगेटिव पर्सपेक्टिव बताया थियरी एक्स में, उसको इन्होंने पॉजिटिव किया थियरी वाई में। जैसे पहला क्या है, दैट एम्प्लॉयज आर लेजी, तो थियरी वाई में क्या होगा, एम्प्लॉयज आर नॉट लेजी या दे डू नॉट लाइक टू बी रिमेन बिजी विजिबल, वो काम करना चाहते हैं, दे आर विलिंग टू वर्क बाय नेचर, दे आर नॉट लेजी। यहाँ पे है एक्सटर्नली कंट्रोल। तो थियरी वाई में क्या है, दैट एम्प्लॉयज आर विलिंग टू वर्क इन अ गुड एनवायरमेंट, एक अच्छे एनवायरमेंट में एम्प्लॉय काम करना चाहता है, वो बार बार एक्सटर्नली कंट्रोल्ड नहीं हो रहना चाहता है। थर्ड है मॉनेटरी रिवॉर्ड। तो यहाँ पे वाई में क्या होगा, फाइनेंशियल या मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी। सिर्फ मॉनेटरी ही नहीं, नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ द पर्सन। किसी की क्या नीड है उसके बेसिस पर हम उसको रिवॉर्ड देते हैं। अगला है सीक डायरेक्शन, यानी कि एम्प्लॉय क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं करना चाहता है, वो हमेशा उसे डायरेक्शन चाहिए। एक्स में इन्होंने ऐसा बताया है, लेकिन वाई थियरी में क्या है, दैट एम्प्लॉयज डू नॉट ऑलवेज सीक डायरेक्शन, दे वांट टू वर्क, दे वांट टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उनको फॉर्मल डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है ये सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते हैं, एम्प्लॉयज आर नॉट सेल्फ सेंटर्ड, दे आर कमिटेड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं, एम्बिशियस होते हैं, चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट लैक ऑफ इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एक्स है तो वाई में है, दे आर क्रिएटिव, दे आर इंटेलिजेंट एंड दे आर इमेजिनेटिव। और लास्ट जो है आपका रेजिस्टेंस टू चेंज,
तो देखिए कोई भी चेंज जब आता है तो ये हमारी एक ह्यूमन नेचर होती है कि हम उसे तुरंत एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं बिकॉज ऑफ आर एक्सपीरियंसेस। लेकिन अगर हम एक्सपीरियंस या परसेप्शन किसी व्यक्ति का चेंज करते हैं तो वो भी चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो थियरी वाइज सेज दैट कि इफ वी चेंज द परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, ऑफ एन एम्प्लॉय, तो वो चेंज को इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये दोनों थियरीज हैं, थियरी एक्स एंड थियरी वाई, और दोनों ही डगलस मैकग्रेगर ने दी हैं। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं थियरी एक्स क्या है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है जहां पे आप देख सकते हैं कि एक एम्प्लॉय को माना जा रहा है दैट दे आर लेजी एंड इनरिस्पॉन्सिबल पर्सन। बट वहीं मॉडर्न अप्रोच में थियरी वाई में क्या है कि दैट द बॉस इज सेइंग कि ही इज ऑफ एन ओपिनियन कि एक पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करना चाहता है हैप्पीली और काम करना चाहता है। सो दिस इज द डिफरेंस इन बोथ द थियरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एवरीवेयर, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय। ऑप्शंस हैं फिलिप कोटलर, हेराल्ड कून्स, आरसी डेविस और ओडनेल। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ है आरसी डेविस। दिस डेफिनेशन दैट द मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एवरीवेयर इज गिवन बाय आरसी डेविस। किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हो, ये डेफिनेशन एम्फसाइज करती है उसकी मैनेजमेंट की यूनिवर्सल नेचर और लीडरशिप रोल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैनेजमेंट इज एन ऑर्गन विच कैन बी डिफाइंड ओनली थ्रू फंक्शंस। मैनेजमेंट क्या है, एक ऑर्गन है विच कैन बी डिफाइंड ओनली थ्रू फंक्शंस। ये डेफिनेशन किसने दी है? ऑप्शंस हैं एडम स्मिथ, जॉर्ज टेरी, पीटर एफ ड्रकर या फिर हेनरी फ्यूल। तो देखिए यहां पर हम की टर्म्स याद रख सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक ऑर्गन है विच कैन बी डिफाइंड ओनली थ्रू फंक्शन, जिनको हम सिर्फ फंक्शन से डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय पीटर एफ ड्रकर। तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एमबीओ वॉज प्रोपगेटेड बाय। ऑप्शंस हैं हेरोल्ड कून्स, राल्फ डेविस, एच.एल. गैंट या फिर पीटर एफ ड्रकर। तो देखिए एमबीओ इसका मतलब है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय पीटर एफ ड्रकर। ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है अपनी बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में, एंड दिस वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1954। 1954 में द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट किताब में पीटर एफ ड्रकर ने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स को दिया है। दस इज नोन एज फादर ऑफ एमबीओ। तो ये क्वेश्चन भी देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, हु इज नोन एज फादर ऑफ एमबीओ। तो फादर ऑफ एमबीओ कौन है? पीटर एफ ड्रकर है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आ सकता है कि प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बुक कौन से ईयर में आई थी या फिर किसने दी है। बाद में अगर इसको पॉपुलराइज करने की बात आती है तो इसको पॉपुलराइज करने का श्रेय जाता है जीएस ओडियन को। नाउ व्हाट इज एमबीओ? व्हाट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव? तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव सिंपली कहता है कि ऑब्जेक्टिव्स आर डिटरमाइंड म्यूचुअली। म्यूचुअली बाय whom? तो सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। नाउ द गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स आर डिटरमाइंड एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल एज वेल एज इंडिविजुअल लेवल। जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट होता था उसमें क्या होगा कि जो सुपीरियर है वही ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करता है एंड दे आर डिटरमाइंड एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। बट एमबीओ सेज दैट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव सेज दैट objectives are determined mutually by superior and subordinate at organizational as well as individual level, या फिर हम कह सकते हैं at macro as well as micro level। माइक्रो या इंडिविजुअल लेवल दोनों लेवल्स पर ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन किया जाता है। इसके बाद अकॉर्डिंगली प्लान्स आर एग्जीक्यूटेड, देन प्लान्स आर एग्जीक्यूटेड। हम ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करेंगे, फिर अकॉर्डिंगली प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद उसको रिव्यू करेंगे और अगर कोई एक्शन लेने की जरूरत होगी तो उसको लिया जाएगा। द नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जॉइंटली
डिटरमाइन किया जाता है गोल्स को बाय सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट एट ऑर्गेनाइजेशनल एज वेल एज इंडिविजुअल लेवल। यही एमबीओ बताता है। एमबीओ को हम मैनेजमेंट बाय गोल, मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स, मैनेजमेंट बाय कंट्रोल, मैनेजमेंट बाय वर्क या फिर मैनेजमेंट बाय वर्क प्लानिंग एंड रिव्यू कहते हैं। तो ये अदर नेम्स हैं ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो अगर कुछ बेसिक फीचर्स हम देखें एमबीओ के तो क्या सामने आता है? पहला तो ये है कि एमबीओ इस बात पे फोकस करता है कि ऑब्जेक्टिव्स मैक्रो और माइक्रो लेवल दोनों पर डिटरमाइन किए जाते हैं। इसके अलावा द एमबीओ फोकसेस ऑन सेल्फ कंट्रोल। एमबीओ सेल्फ कंट्रोल पर बिलीव करता है। दैट मीन्स इट बिलीव्स ऑन दी वाई थियरी। दिस बिलीव्स ऑन दी थियरी वाई ऑफ डगलस मैकग्रेगर। इसके अलावा इट बिलीव्स इन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। प्लस इफ देयर इज अ गुड परफॉर्मेंस should be evaluated and if there is a good performance it should be rewarded। और अगर कोई प्रॉब्लम है, if the performance is below par, जितनी होनी चाहिए अगर परफॉर्मेंस जो है वो बिलो पार है तो जो व्यक्ति है उसको क्या प्रोवाइड किया जाएगा? ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। प्लस एमबीओ क्या कोशिश करता है? एमबीओ ट्राइज टू चेंज द थिंकिंग पैटर्न एंड डूइंग पैटर्न ऑफ द स्टाफ। यानी कि ये कोशिश करता है कि एक ट्रस्ट और कोऑपरेशन का एनवायरनमेंट बना रहे ऑर्गेनाइजेशन में ताकि एम्प्लॉइज अपना बेस्ट दे सकें। यहाँ पे आप देखिए पिक्चर में आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में मार्केटिंग मैनेजर क्या कह रहा है? सेल्स टारगेट इज इंक्रीज बाय 10% फॉर दिस मंथ फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पे क्या कह रहा है? ही इज जस्ट टेलिंग द एम्प्लॉइज कि उनको क्या करना, उनके लिए सेल्स टारगेट को बढ़ा दिया गया है 10% से इस मंथ के लिए। वहीं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में देखिए म्यूचुअली डिसीजन लिया जा रहा है। सो वी डिसाइड दैट दिस मंथ वी विल इंक्रीज आवर सेल्स बाय 10%। यानी ये यहाँ पर क्या हो रहा है? सबसे म्यूचुअली, सारे एम्प्लॉइज से म्यूचुअली कंसल्ट करके द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट आर म्यूचुअली कंसल्टिंग कि कितनी सेल्स रखी जाएगी, कितना सेल्स इंक्रीज किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए अगर कुछ चीजें हम देखें, डिफरेंस देखें ट्रेडिशनल और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? ऑब्जेक्टिव कैसे डिटरमाइन किया जाता है? तो ऑब्जेक्टिव्स, ट्रेडिशनल में ऑब्जेक्टिव्स आर डिटरमाइंड बाय सुपीरियर। इन ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव्स आर डिटरमाइंड बाय सुपीरियर, इन एमबीओ इट इज डिटरमाइंड जॉइंटली। दूसरा देखिए लेवल्स ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव। लेवल्स ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? तो ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड डिपार्टमेंटल लेवल। और यहां पे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन प्लस इंडिविजुअल लेवल। ऑर्गेनाइजेशनल, डिपार्टमेंटल और इंडिविजुअल तीनों लेवल्स पर एमबीओ में ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन किया जाता है। अगर हम कंट्रोल की बात देखें, नेचर ऑफ कंट्रोल, तो ये किस पर बिलीव करेगा? ट्रेडिशनल मैनेजमेंट बिलीव्स ऑन एक्सटर्नल कंट्रोल व्हाइल एमबीओ बिलीव्स इन सेल्फ कंट्रोल। इसके अलावा जो ये आपका ट्रेडिशनल मैनेजमेंट है, दिस फोकसेस और इट कंसंट्रेट्स ऑन रिजल्ट्स, concentration on results while this focuses or concentrates on objectives। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं ट्रेडिशनल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में। तो वापस से हम क्वेश्चन पर अगर आए तो एमबीओ का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? पीटर एफ ड्रकर ने। तो ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज डन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट या फिर ऑपरेटिंग लेवल मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या डिटरमाइन करते हैं? सुपीरियर, पीयर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या बताता है? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या एग्जीक्यूटिव पोजीशंस हैं, कौन कौन सी एग्जीक्यूटिव पोजीशंस हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में है, ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बताता है। ये बताता है किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या अथॉरिटी है। इट डिटरमाइंस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज ऑफ एवरीवन। कौन कौन से लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं? तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट।
टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग आते हैं? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट इज बेसिकली कंसर्न विद द ओनर्स एंड top executives. The top executives and owner comes under top level management. इनका काम क्या होता है? पॉलिसी फॉर्मुलेट करना, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, डिसीजन मेकिंग, किसी क्रिटिकल मैटर पे जो ओवरऑल डिसीजंस लेने हैं वो सभी किनके हाथ में होते हैं? इन द हैंड्स ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट. एंड दे लुक आफ्टर द ऑपरेशंस ऑफ होल इंटरप्राइज. पूरे इंटरप्राइज के जो ऑपरेशंस हैं उसको टॉप लेवल मैनेजमेंट देखते हैं. दे टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस एंड मेक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. दूसरा है मिडिल लेवल मैनेजमेंट. मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज बेसिकली कंसर्न्ड विद द डिपार्टमेंटल हेड्स. These are concerned with the departmental heads. जैसे कि आपका प्रोडक्शन मैनेजर हो गए, सेल्स मैनेजर हो गए, मार्केटिंग मैनेजर हो गए. These are all the people related to middle level management. यानी ये ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं और रिसोर्सेस को. तो ये क्या करते हैं? इनका मेन फंक्शन होता है कि जो एक्टिविटीज हैं इन देयर डिपार्टमेंट्स उसको प्लान करना, उसको एग्जीक्यूट कराना और उसको कंट्रोल करना डिपेंडिंग अपॉन द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और थर्ड है लोअर लेवल मैनेजमेंट. यहां पर कौन कौन आता है? तो यहां पर आ जाएंगे आपके फोरमैन, क्लर्क, वर्कर्स. ये सभी लोअर लेवल मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं. बेसिकली ये क्या है? यही लोग होते हैं जो एग्जीक्यूट करते हैं रियलिटी में जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज होती हैं. जो एग्जीक्यूशन होता है, प्लान्स एंड पॉलिसीज जो बनाई गई हैं उसके अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूशन जो किया जाता है वो कौन करता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट करता है. दे एक्चुअली डू द वर्क, दे एक्चुअली एग्जीक्यूट इट. यानी ऑर्डर्स देना, प्लान बनाना इनका काम नहीं, इनका काम क्या होता है? एग्जीक्यूशन का होता है. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? पॉलिसीज बनाता है. मिडिल लेवल मैनेजमेंट उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है ये सारी चीजें आगे लोअर तक बताता है और लोअर लेवल बेसिकली इसको एग्जीक्यूट करता है. तो यहां हम कह सकते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. तो वापस हम अपना क्वेश्चन देखें तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कौन बनाता है? तो इट इज डन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट. तो ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन the rules, duties and responsibilities are given in writing. Options हैं formal, informal, strategic या both B and C. तो देखिए formal organization and informal organization. तो formal organization is basically deliberately created. This is deliberately created and informal organization is spontaneously created. Formal organization क्या है? This is a relation, formal relation between the people working in the organization. This talks about the formal relation. We can say the chain of command. Chain of command is followed in formal organization. So formal organization defines rules, duties and responsibilities of responsibilities. It arises on the basis of the rules and policies. जो communication है, it flows through scalar chain. Proper communication channel is followed. And this structure is, the formal organization structure is rigid in nature. This is basically formed by the top level management. जो formal organization है, it is formed by the top level management. Now informal organization ये spontaneously खुद से create हो जाते हैं and they create in the formal organization. They are the part of the formal organization. तो ये formal organization में ही create हो जाते हैं due to social contact among the employees. Employees के बीच में जो social contact होता है उसकी वजह से informal organization create हो जाता है. यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, अनस्टेबल होता है नेचर में, प्लस जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत फास्ट फ्लो करता है. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में द कम्युनिकेशन इज स्लो because it follows the scalar chain, but in informal organization there is no set path of the flow of communication. वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करती है. बिहेवियर का कोई सेट पैटर्न नहीं होता है एंड इट अराइजेस ड्यू टू सोशल इंटरैक्शन या सोशल कॉन्टैक्ट.
जो इनफॉर्मल लीडर होगा ये उसकी अपनी पर्सनल क्वालिटी की वजह से लीडर रहता है, ड्यू टू पर्सनल क्वालिटी, वट एवर इज द पर्सनल क्वालिटी, उसकी वजह से इनफॉर्मल लीडर बनता है। जबकि फॉर्मल में क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, ड्यू टू अथॉरिटी या पोजीशन, जो भी लीडर होता है वो अपनी पोजीशन की वजह से, अपनी अथॉरिटी की वजह से लीडर होता है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not an element of coordination? ऑप्शंस हैं कॉपरेशन, मोटिवेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या फिर कम्युनिकेशन। तो कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। विदाउट कोऑर्डिनेशन नथिंग इज पॉसिबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन एक की कंपोनेंट है, एक की कंपोनेंट है, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि बाइंड करता है द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट्स। बाइंड करता है या हार्मोनाइज करता है द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द कॉमन गोल। एक ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोग अपने किसी न किसी गोल के लिए काम करते हैं। तो अगर हर कोई अपने अपने डायरेक्शन में अपने अपने गोल के हिसाब से काम करने लगेगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल है, मेन ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन हु कम फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स, वेरियस कल्चर्स। उन सब का एक साथ काम करना बहुत ज़रूरी है सो दैट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल कुड बी अचीव्ड। जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको अचीव किया जा सके, इसके लिए ज़रूरी है सभी डिपार्टमेंट, सभी इंडिविजुअल साथ मिलकर एक साथ काम करें। के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? तो पहला है यूनिटी ऑफ पर्पस। जो पर्पस है वो क्या होना चाहिए, यूनाइटेड होना चाहिए या हार्मोनाइज्ड होना चाहिए, सभी का पर्पस सेम होना चाहिए। देयर शुड बी प्रॉपर डिविजन ऑफ वर्क। इसके अलावा फॉर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन देयर शुड बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम होना जरूरी है। इसके अलावा देयर शुड बी म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा फीडबैक शुड बी टेकन टाइमली सो दैट द एक्शन कुड बी टेकन फॉर रिमूविंग एनी प्रॉब्लम। लीडरशिप होनी चाहिए, देयर शुड बी लीडरशिप और कमिटमेंट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। एवरीवन शुड बी कमिटेड टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ये सभी चीजें इसका पार्ट हैं, एलिमेंट्स हैं। तो क्वेश्चन अगर आप देखें तो कोऑपरेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन, ये तीनों ही एलिमेंट्स हैं कोऑर्डिनेशन की। अब यहां हमें एक बात ध्यान रखनी है कि कोऑपरेशन इज द पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑपरेशन क्या होता है कि ये एक इंटरनल फीलिंग होती है। कोऑपरेशन क्या है कि इंटरनल फीलिंग होती है किसी व्यक्ति की, हम किसी को कोऑपरेट करें। अगर हमें लगता है हमें किसी सामने वाले को कोऑपरेट करना चाहिए, उसकी हेल्प करना चाहिए, तो ये हमारी इंटरनल फीलिंग होती है जिसके थ्रू हम उसको कोऑपरेट करते हैं या उसको हेल्प करते हैं। बट कोऑपरेशन क्या है, हमेशा हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी को बार बार किसी को कोऑपरेट करना पड़ता है तो सामने वाले को लगता है दैट वही बार बार कोऑपरेट कर रहा है, वही बार बार हेल्प कर रहा है। तो ये जो कोऑपरेशन की फीलिंग है ये इंटरनल होती है, ये एक टाइम के बाद हट भी सकती है। सो कोऑर्डिनेशन इज डन बाय द मैनेजमेंट डेलिबरेटली। जानबूझकर कोऑर्डिनेशन कराया जाता है और कोऑर्डिनेशन हमेशा होना चाहिए ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको हम अचीव कर सकें। तो कोऑपरेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन ये सभी एलिमेंट्स हैं कोऑर्डिनेशन के, लेकिन मोटिवेशन कोऑर्डिनेशन का एलिमेंट नहीं है। तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज मैस्लोज हायरार्की थियरी ऑफ नीड्स लॉजिकली। मैस्लोज नीड हायरार्की थियरी के यहां आपको नीड्स दिए हुए हैं और इनको हमें सीक्वेंस में लगाना है। तो नीड हायरार्की थियरी जैसा कि मेंशन्ड है, ये दिया है अब्राहम मैस्लो ने। दिस वाज गिवन बाय अब्राहम
Maslow in his paper which was published in the year 1943, A Theory of Human Motivation. जो पेपर था इसका नाम था A Theory of Human Motivation. तो मैस्लो ने नीड हायरार्की थियरी दी है जिसमें इन्होंने बताया है 5 नीड्स को विच इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन या इट इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बिहेवियर. तो सबसे पहली क्या होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसको हम बेसिक या फिजिकल नीड भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज बेसिक और फिजिकल नीड. ये क्या होती हैं सर्वाइवल नीड्स होती हैं. किसी भी व्यक्ति की सर्वाइवल या बेसिक नीड होती हैं. दैट इज फूड, वाटर, शेल्टर. ये सब क्या है बेसिक नीड्स हैं, मेंटेनेंस नीड्स हैं किसी भी पर्सन की. ह्यूमन बॉडी को मेंटेन करने के लिए या ह्यूमन बॉडी की सर्वाइवल के लिए जो नीड्स की ज़रूरत, जो नीड्स होती हैं वो होती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंडर में उनको रखा जाता है. हिंदी में हम कह सकते हैं इन जनरल रोटी, कपड़ा और मकान, जो बेसिक ज़रूरतें हैं एक व्यक्ति की उसकी एग्जिस्टेंस के लिए. तो इसके लिए एक व्यक्ति क्या सोचता है कि उसकी एक अच्छी सैलरी हो, अच्छी वर्किंग कंडीशन उसको मिले ताकि जो उसकी बेसिक नीड्स हैं उसको वो पूरा कर सके. दूसरा क्या है सिक्योरिटी नीड्स होती हैं जिनको हम सेफ्टी नीड्स के नाम से भी जानते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज सेफ्टी नीड्स. सेफ्टी नीड्स का मतलब क्या है कि जो आपकी फिजिकल नीड्स हैं ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो आपकी फिजिकल या फिजियोलॉजिकल नीड्स है वंस दे आर सेटिस्फाइड इट्स ओके, आगे उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है. तो एक पर्सन क्या डिजायर करता है फुलफिलमेंट ऑफ दीज फिजियोलॉजिकल नीड्स इन दी फ्यूचर. फुलफिलमेंट इन नियर फ्यूचर. फ्यूचर में भी जो उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं वो पूरी हो सकें. ये सभी क्या है सेफ्टी नीड के अंडर में या सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड के अंडर में आती हैं. एग्जाम्पल इसमें आ सकता है पीएफ में कंट्रीब्यूट करना, या बैंक में पैसे जमा करना हो सकता है, या फिर परमानेंट जॉब. इफ अ पर्सन वांट्स या डिजायर्स परमानेंट जॉब, ये सभी क्या है जॉब सिक्योरिटी के लिए है कि फ्यूचर में भी जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है उसको पूरा किया जा सके. थर्ड इज सोशल नीड, जिसको हम बिलोंगिंगनेस नीड भी कहते हैं. बिलोंगिंगनेस नीड या इट इज एफिलिएशन नीड. एफिलिएशन या बिलोंगिंगनेस नीड कहते हैं. मैन इज अ सोशल एनिमल. वी डिजायर टू मिक्स विथ पीपल. हमें लोगों से बात करना, फ्रेंडशिप करना, ये अच्छा लगता है एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी. अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज करना, दोस्त बनाना, ये सभी एक व्यक्ति को अच्छा लगता है. तो द फीलिंग ऑफ लव, अफेक्शन, बिलोंगिंगनेस, फ्रेंडशिप, ये सभी किसका पार्ट होती हैं आपके सोशल नीड का. दीज नीड्स आर द पार्ट ऑफ सोशल नीड्स. इसीलिए आप ऑफिस में देखते हैं कि लोग लंच ब्रेक में साथ में खाना खाते हैं या कॉफी पीने जाते हैं सो दैट दे कैन डिस्कस द फीलिंग्स विद ईच अदर. नेक्स्ट है एस्टीम नीड्स, जिसको हम ईगोइस्टिक नीड भी कहते हैं. एक बार व्यक्ति लोगों के साथ मिक्स हो गया तो अब वो क्या चाहता है कि उसकी अलग पहचान हो, यानी सेल्फ रिकॉग्निशन. नाउ अ पर्सन वांट्स कि उसकी सबके बीच में एक अलग पहचान हो, लोग अलग से उसके नाम को पहचाने, उसकी एक अलग रिकॉग्निशन हो. तो यहाँ पे वो क्या चाहेगा इस सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिकॉग्निशन मिले. के लिए वो क्या चाहेगा कि उसे कोई अच्छा प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिले, या एज अ लीडर वर्क करने का मौका मिले, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल जाए. ये सारी चीज़ें क्या हैं एस्टीम नीड्स को, ईगोइस्टिक नीड को पूरा करती हैं. और लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड. यहाँ पर क्या होता है कि व्यक्ति ये नहीं सोचता कि लोग क्या सोचेंगे या लोग क्या कहते हैं या क्या काम लोग चाहते हैं मुझसे कराना. ये क्या होती है दिस इज डन फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन. एक व्यक्ति किस चीज से खुद सेटिस्फाई हो रहा है, क्या उसे सेल्फ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ये चीजें क्या होती हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का पार्ट होती हैं. ऐसे समय में क्या होता है कि व्यक्ति के लिए वर्क इज वर्शिप. यहां पर व्यक्ति की क्या सोच होती है कि वो अपनी एबिलिटी का मैक्सिमम एक्सटेंट तक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करे.
इसमें जैसे हो सकता है कि कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाना, कोई बुक लिखना चाहता है, कोई सोशल सर्विस करता है, एम्प्लॉयज़ के राइट के लिए लड़ता है या डोनेशन देता है। ये सभी चीज़ें क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का पार्ट होती हैं। दैट मीन्स दैट लीड्स टू द सेल्फ सैटिस्फैक्शन, इनर सैटिस्फैक्शन ऑफ अ पर्सन। तो सबसे पहले क्या आ गया, फिजियोलॉजिकल नीड, फिर आ गई आपकी सिक्योरिटी नीड, फिर आ गई आपकी सोशल, देन एस्टीम एंड लास्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा, सीक्वेंस ये सही है। क्वेश्चंस फॉर्म और हो सकते हैं। एक तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो है वो है स्टेप्स को रीअरेंज करने का। दूसरा हो सकता है किसने ये थियरी दी है। लोवेस्ट लेवल नीड कौन सी होती है, तो फिजियोलॉजिकल है, और हाईएस्ट लेवल है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। प्लस मैस्लो की थियरी में एक खास बात यह भी है कि इनका मानना था कि जब तक व्यक्ति की एक लेवल की नीड पूरी नहीं हो जाती तब तक वो दूसरी लेवल की नीड पर शिफ्ट नहीं करता है। दैट मीन्स व्हेन फिजियोलॉजिकल नीड इज फुलफिल्ड देन ओनली अ पर्सन विल गो टुवर्ड्स द सिक्योरिटी नीड्स। तो एक नीड पूरी होने के बाद दूसरी नीड पे जाया जा सकता है। सेकेंडली, वंस अ नीड इज फुलफिल्ड इट स्टॉप्स टू बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर। एक नीड अगर एक बार पूरी हो गई तो अब वो एज अ मोटिवेटर काम नहीं करती है, अब वो मोटिवेट नहीं करेगी। और एक बार व्यक्ति अगर हाईएस्ट लेवल पर, हायर लेवल पर पहुंच गया तो फिर वो बैक नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मोटिवेशन बेस्ड ऑन फोर्स और फियर इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, नेगेटिव मोटिवेशन या फिर पॉजिटिव मोटिवेशन। तो देखिए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का क्या मतलब होता है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज अ मोटिवेशन विच इज ड्रिवन बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। जैसे कि कोई व्यक्ति यहाँ पर क्या कर रहा है, इसलिए काम कर रहा है क्योंकि उसको उसके बदले में रिवॉर्ड मिलेगा। अगर वो अच्छा काम करेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे कि अगर बोनस दिया जाए या प्रमोशन दिया जाए तो ये क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक एक्सटर्नल रिवॉर्ड की वजह से जो मोटिवेशन आ रहा है कि एम्प्लॉय को काम करने का, उसको हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। नेक्स्ट इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब होता है विद इन, जब किसी व्यक्ति, किसी एम्प्लॉय की पर्सनल सेटिस्फैक्शन अगर उसको मिलती है, इफ इज मोटिवेटेड ड्यू टू पर्सनल सेटिस्फैक्शन, इंटरनली मोटिवेटेड है, अपने इंटरेस्ट की वजह से मोटिवेटेड है, तो उसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। इट कम्स फ्रॉम विद इन अ पर्सन। जैसे कई बार आप देखते हो कि कुछ एम्प्लॉयज क्या होते हैं, वो काम की तरफ बहुत डेडिकेटेड होते हैं, वो अपना काम बहुत अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। किसी प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं तो वो अपना काम बहुत अच्छे से कोशिश करते हैं करने की, भले उसमें ज़्यादा टाइम लगे और उसके लिए तुरंत रिवॉर्ड नहीं भी मिल रहा है तो भी वो उस काम को करते हैं। नेक्स्ट इज नेगेटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन इज ड्रिवन बाय फियर ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के फियर से जो मोटिवेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव मोटिवेशन कहते हैं। जैसे सैलरी में डिडक्शन करना, डिमोशन करना, यानी पनिशमेंट या फेलियर की तरह होती है नेगेटिव मोटिवेशन। नेक्स्ट है पॉजिटिव मोटिवेशन। तो पॉजिटिव मोटिवेशन क्या है, एंकरेजमेंट है। एंकरेजमेंट टू परफॉर्म बेटर बेस्ड ऑन सम रिवॉर्ड्स या बेनिफिट्स, जैसे प्रमोशन देना या बोनस देना, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड दे देना। ये सब क्या है, अगर कोई डिजायरेबल अचीव करता है तो उसको इंकरेज किया जाता है कि अगर तुम जो गोल है उसको अचीव करते हो तो तुमको हम रिवॉर्ड देंगे, बोनस या बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, इस तरीके से। यहां ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव या नेगेटिव जो ये दोनों मोटिवेशंस हैं, ये दोनों ही फाइनेंशियल भी हो सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं। These can be both financial and नॉन फाइनेंशियल। जैसे कि किसी की सैलरी कम कर देना या उसको बोनस देना, ये फाइनेंशियल हो गया। इसके अलावा किसी को वर्स्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड दे देना या मंथ का अवार्ड देना, और या बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड दे देना, या किसी प्रोजेक्ट का लीडर बना देना, या फिर कोई अच्छा प्रोजेक्ट छीन लेना, ये सभी क्या है, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मोटिवेशन में आते हैं। तो यहां पर देखिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा, नेगेटिव मोटिवेशन विच इज बेस्ड ऑन फोर्स और फियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियरनेस ऑफ मनी डिपेंड्स अपॉन लीगैलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, वैलिडिटी या फिर लिक्विडिटी। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहां पर डी होगा, लिक्विडिटी। नियरनेस ऑफ मनी डिपेंड्स अपॉन द लिक्विडिटी। हियर इट इज टॉकिंग अबाउट नियर मनी, जिसको हम कॉजी मनी या फिर कैश इक्विवेलेंट कहते हैं। नियर मनी इज अ टर्म विच डिस्क्राइब्स नॉन कैश एसेट्स विच आर हाईली लिक्विड. These are talking about non-cash assets which are highly liquid in nature and can be easily converted into cash. For example, आपका सेविंग्स अकाउंट हो गया, टी बिल्स हैं, दैट इज ट्रेजरी बिल्स, मनी मार्केट सिक्योरिटीज, ये सभी क्या है, नियर मनी का एग्जाम्पल है। नियर मनी जो है ये हाईली लिक्विड होता है, इसमें रिस्क कम होता है और शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी होती है इसकी अराउंड अंडर 1 ईयर, एंड दीज आर नॉन कैश एसेट्स या नॉन मॉनेटरी एसेट्स। नियर मनी क्या होता है, मनी से डिफरेंट होता है। मनी में कॉइन्स, करेंसी नोट, डिमांड डिपॉजिट्स, ये सारी चीजें इंक्लूड किए जाते हैं, जबकि नियर मनी में क्या होता है कि फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि टाइम डिपॉजिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, शेयर्स, बॉन्ड्स, ये सभी चीजें इंक्लूड की जाती हैं। मनी को हम डायरेक्टली ट्रांजेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन नियर मनी को हमको पहले मनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम उस ट्रांजेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो योर आंसर विल बी डी, लिक्विडिटी। नियरनेस ऑफ मनी डिपेंड्स अपॉन लिक्विडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी? ऑप्शंस है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोरेज ऑफ वैल्यू, स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइसेस या फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो देखिए फंक्शंस ऑफ मनी कैन बी डिवाइडेड एज प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड अदर फंक्शंस। तो देयर आर 2 प्राइमरी फंक्शंस, पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन में है आपका स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। These are the secondary functions of the money. Other functions में आपका हो सकता है distribution of national income, liquidity and uniformity of value. So these are the functions of money. Various functions of money, primary, secondary and other functions. यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि प्राइमरी फंक्शन से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच आर दी प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू आर दी प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि कौन सा मनी का फंक्शन नहीं है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, स्टोरेज ऑफ वैल्यू है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, लेकिन स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइसेस जो है ये फंक्शन ऑफ मनी नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following is not a social level of money? ऑप्शंस हैं ट्रेड साइकिल, फ्रॉड, मर्डर्स या फिर करप्शन। मनी की भी ब्राइटर साइड भी होती है, देयर इज अ ब्राइटर साइड ऑफ मनी एज वेल एज डार्क साइड ऑफ मनी। सो मनी इज नॉट एन अनमिक्स्ड ब्लेसिंग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छा ही या ब्राइटर साइड ही है मनी का, बट देयर आर ऑल्सो बैड और डार्कर साइड ऑफ द मनी that are known as evils of money. तो evils of money देखिए बेसिकली 2 तरीके की होती है, एक है इकोनॉमिक एविल, दूसरा है सोशल एविल। इकोनॉमिक एविल्स कंसिस्ट ऑफ ट्रेड साइकिल, ओवर कैपिटलाइजेशन, वैल्यू ऑफ मनी एंड कैपिटलिज्म। इकोनॉमिक एविल में देखिए ट्रेड साइकिल, मनी की वजह से क्या होता है कि ट्रेड साइकिल आती है, देयर इज अ सिचुएशन ऑफ बूम, रिसेशन विच इज सीन इन दी इकोनॉमी ड्यू टू मनी, जिसकी वजह से अलग अलग सिचुएशंस में कम्युनिटीज को अलग अलग प्रॉब्लम्स या इनकन्वीनियंसेस फेस करनी पड़ती है। बूम के समय में सिचुएशन बहुत अच्छी होती है, रिसेशन के समय सिचुएशन खराब होती है। दूसरा है ओवर कैपिटलाइजेशन। मनी की वजह से क्या होता है कि लोग ओवर कैपिटलाइजेशन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा बोरो करते हैं और लेंडिंग होती है, दोनों तरीके की प्रॉब्लम आती है, बोरोइंग एंड लेंडिंग। तो अननेसेसरी कैपिटल रेज करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, जिसकी वजह से ओवर कैपिटलाइजेशन और ओवर प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी जो है वो
चेंज होती रहती, देयर इज लैक ऑफ स्टेबिलिटी, समटाइम्स देयर विल बी अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन या फिर देयर विल बी अ सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन के समय क्या होता है, मनी की जो वैल्यू होती है वो डाउन हो जाती है और प्राइजेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। द वैल्यू ऑफ मनी गोज डाउन व्हाइल द प्राइजेस हाइक, प्राइस बढ़ जाता है। वहीं डिफ्लेशन के स्टेट में क्या होगा, वैल्यू ऑफ मनी ज्यादा होती है लेकिन प्राइजेस जो होती हैं वो घट जाती हैं। नेक्स्ट है कैपिटलिज्म। तो एक और ड्रॉबैक है मनी का कि ये कैपिटलिज्म को बहुत स्ट्रेंथन करती है, बहुत पावर देती है, कैपिटलिज्म को रीइंफोर्स कर। मनी की वजह से क्या हो रहा है, क्रेडिट फैसिलिटी बढ़ी है। दैट मीन्स कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं दे कैन बोरो द फंड्स एंड एक्सपैंड देयर एंटरप्राइजेस। तो कैपिटल क्या होता है, बेसिकली गेट्स इन द हैंड्स ऑफ सम पीपल ओनली। दूसरा है सोशल लेवल्स। सोशल लेवल्स मतलब सामाजिक तौर पर क्या प्रॉब्लम्स मनी की वजह से आती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या है, फ्रॉड है, मर्डर है, करप्शन है। तो देखिए पैसों की वजह से हमें फ्रॉड देखने को मिलता है, लोग फ्रॉड करते हैं। आज के टाइम में आप देख रहे हैं इंटरनेट फ्रॉड इज वेरी मच फेमस बिकॉज ऑफ मनी। यहाँ पे लोग क्या होता है कि आपके पास ओटीपी भेजते हैं या ऐसे लिंक्स भेजते हैं जिसको अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका जो पैसा है वो लॉस हो सकता है। रॉन्ग मैसेजेस भेज करके भी लोग फ्रॉड करते हैं। दूसरा क्या है, मर्डर। बिकॉज ऑफ मनी देयर इज मर्डर और डकैती आपको देखने को मिलती है। पैसों के लिए लोग किसी को भी मार देते हैं और जो उनकी नीड होती है पैसे की वो पूरी करते हैं। नेक्स्ट है करप्शन। करप्शन इज ऑल्सो सीन ड्यू टू मनी, जहां पर पैसे दे करके मनी का यूज करके किसी काम को किया जाता है या कराया जाता है, दोनों ही सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं। सो दीज आर दी सोशल लेवल्स, फ्रॉड, मर्डर एंड करप्शन। तो वापस से अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन था कि सोशल लेवल कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ए देखिए यहां पर करेक्ट होगा, ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल क्या है, ये एक इकोनॉमिक एविल है, जबकि फ्रॉड, मर्डर और करप्शन ये सभी क्या हैं, सोशल एविल्स हैं मनी के। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय आरबीआई। ऑप्शंस हैं इशू ऑफ करेंसी नोट, क्रेडिट कंट्रोल, टू एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम पब्लिक, या फिर फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट कंट्रोल। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, इट वाज established on 1st April 1935 अंडर द प्रोविजंस ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। पहले हेडक्वार्टर कोलकाता में था लेकिन अब ये मुंबई में है सिंस 1937। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। पहले इट वाज privately owned, but in the year 1949 Reserve Bank of India got nationalized and fully owned by the government of India. Present governor of RBI is श्री संजय मल्होत्रा। अब हम देख लेते हैं क्या क्या फंक्शंस हैं जो आरबीआई परफॉर्म करता है। पहला है इशू ऑफ करेंसी, जो भी नोट्स हैं अदर देन ₹1 नोट इज इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी की साइन होती है। जबकि जो आरबीआई नोट इशू करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ₹100 का नोट है तो इट इज साइंड बाय द आरबीआई गवर्नर, वहां पे आरबीआई गवर्नर का साइन होता है। जो नोट्स इशू किए जाते हैं ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेस पर इशू किए जाते हैं, जिसमें 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व होता है, जिसमें 115 करोड़ आपका गोल्ड होता है और बाकी फॉरेन करेंसीज होती हैं। नेक्स्ट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो आरबीआई इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी आरबीआई इज इंटरेस्टेड विद द रिसीविंग ऑफ मनी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर मनी रिसीव करता है और पेमेंट्स करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में एज अ रिप्रेजेंटेटर आरबीआई वर्क करता है। नेक्स्ट है बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। जितने भी कमर्शियल बैंक हैं इनके लिए बैंकर्स बैंक है, सभी बैंकों का बैंक है। और लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, जब कमर्शियल बैंक्स को कहीं से भी पैसे की जरूरत है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो वो आरबीआई के पास जाते हैं। नेक्स्ट एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज और कंट्रोल करने का काम जो है दैट इज द कस्टोडियन
RBI is the custodian of India's reserves of international currencies. इसको एडमिनिस्टर करना और रेगुलेट करना ये RBI के अंडर आता है. नेक्स्ट है कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स. RBI वीकली स्टेटमेंट्स पब्लिश करता है रिलेटिंग टू दी बैंकिंग डिपार्टमेंट्स. इसके अलावा अदर यूजफुल रिपोर्ट्स भी RBI पब्लिश करता है, जैसे बैंकिंग, करेंसी, फाइनेंस, कोऑपरेटिव मूवमेंट, इन सब पे. नेक्स्ट है सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द कमर्शियल बैंक्स. RBI has the power of supervision, direction and control of the commercial banks. RBI directives issue करता है to the commercial banks regarding their policy and administration. Next है development and promotional functions. कई development और promotional functions भी perform करता है RBI by giving suitable direction to the banking development in the country. क्रेडिट उसको प्रायोरिटी सेक्टर्स में चैनलाइज करता है और डेवलपमेंट बैंक्स और अदर जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस है जैसे नबार्ड है, IDBI है, UTI है, इनको असिस्ट करता है इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. लास्ट है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट. RBI एक्ट्स एज अ कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट. कितना क्रेडिट इकोनॉमी में रहेगा, कितना मनी फ्लो करेगा, वो RBI देखता है. RBI regulates the volume of credit and channelize it into the direction of development of the economy. Quantitative, qualitative दो measures का इस्तेमाल किया जाता है for the control of credit. Like repo rate, bank rate, moral suasion, rationing of credit. ये सभी कुछ methods हैं जिसको use करके credit को control किया जाता है. तो वापस हम अपने क्वेश्चन पर आए. तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय RBI? ऑप्शन है इशू ऑफ करेंसी, तो करेंसी इशू करता है. क्रेडिट कंट्रोल, तो कंट्रोल भी करता है क्रेडिट को. टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट फ्रॉम पब्लिक, ये RBI का काम नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल भी करता है. डिपॉजिट एक्सेप्ट करना ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम पब्लिक, ये आपका कमर्शियल बैंक्स का काम होता है, ना कि रिजर्व बैंक का. तो सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा. अगर आप हमारे लेक्चर्स के फ्री PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं. इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, या फिर इस QR कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं. तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा UP TGT कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को. होपफुली चीजें आपको समझ में आई होंगी. थैंक यू.